अक्सर अंडरवर्ल्ड की फिल्मों में हमने मन्या को एक ऐसे गैंगस्टर के तौर पर देखा है जो दाऊद इब्राहिम के लिए सिर दर्द बन गया था। वो मन्या जिसने दाऊद के भाई को मारकर उसे और भी ज्यादा खूंखार बना दिया। लेकिन क्या असल में भी मन्या वैसा ही था? क्या सच में दाऊद को वो इतना परेशान करता था? अब तक आपने मुझसे हिटमैन ऑफ अंडरवर्ल्ड सीरीज में कई हिटमैन की कहानी सुनी है, फिर वो मुन्ना झिंगाड़ा हो, फिरोज कोंकणी हो या फिर हुसैन उस्तरा, पर ये सब कभी न कभी दाऊद से जुड़े हुए थे, उसकी गुलामी करते थे। लेकिन मन्या उन सभी से बिल्कुल अलग था। माथे पर चंदन लगाने वाला ये गैंगस्टर सीधे सीधे दाऊद को अपने निशाने पर ले चुका था। लेकिन एक धोखा ने सब कुछ बदल के रख दिया और एक पढ़ा लिखा नोवेल पढ़ने वाला लड़का, तेज तर्रार लड़का मुंबई अंडरवर्ल्ड में घुस गया, गैंगस्टर बन गया और सीधे सीधे दाऊद का दुश्मन भी बन गया। और जब वो इतनी हिम्मत रखता था तो सोचिए उसका अंत कैसे हुआ होगा। शुरू से अंत तक पूरी कहानी सुनाएंगे आपको, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए अंत तक। रखूंगा और जिस दिन रखूंगा जंगल यही होगा, लेकिन शेर बदलेगा। तो कहानी की शुरुआत होती है 1944 से, जब महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के रणपार गांव में एक लड़का पैदा हुआ। नाम था मनोहर अर्जुन सुर्वे, जिसे दुनिया बाद में मन्या सुर्वे के नाम से जानने लगी। आप सोच रहे होंगे रत्नागिरी के एक गांव का लड़का मुंबई में फिर कैसे आया, मुंबई अंडरवर्ल्ड में कैसे आया? दरअसल इसके पीछे उसकी पारिवारिक कहानी है। पिता के बाद वो साल 1952 में अपनी माँ और सौतेले बाप के साथ मुंबई आ गया और उन्हीं के साथ रहकर अपनी जिंदगी गुजारने लगा। आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन जिस मन्या को आज सभी गैंगस्टर के तौर पर जानते हैं, वो दरअसल हाईली एजुकेटेड लड़का था। उसने मुंबई के कीर्ति एम डुंगरसी कॉलेज से केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया था और उसके मार्क्स भी काफ़ी अच्छे थे, लगभग 78%। यानी उसके सामने एक बढ़िया फ्यूचर था, वो कुछ भी कर सकता था अपनी ज़िंदगी में। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल मन्या का एक सौतेला भाई था, भार्गव दादा। ये भार्गव दादा दादर के अगर बाजार में एक जाना माना गुंडा था। अब आप समझ सकते हैं कि जैसे अच्छे दोस्तों का अच्छा असर होता है, वैसे ही बुरे दोस्तों का बुरा। तो मन्या पर भी ना अपने सौतेले भाई का असर पड़ने लगा। फिर साल 1969 में मन्या अपने भाई और एक और साथी के साथ डंडेकर नाम के एक आदमी के खून के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ। यही वो मोड़ था जहां से मन्या सुर्वे की जिंदगी एक अलग ही राह पर चल पड़ती है। उसे उम्र कैद की सजा हो गई और उसे यरवदा जेल में भेज दिया गया। पर सुनने में ऐसा आता है कि मन्या को बस भार्गव के भाई होने की सजा मिली। असल में उसका मर्डर से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि फिल्म हमेशा सच नहीं होती है, पर मन्या के ऊपर बनी फिल्म में भी यही दिखाया गया है कि वो झगड़ा छुड़ा रहा था और इस बीच उसका जो सौतेला भाई होता है वो उसका कत्ल कर देता है और उसके साथ वो भी उस केस में फंस जाता है। एक पढ़ा लिखा कॉलेज का लड़का जो जेम्स हेडली चेस जैसे नॉवलिस्ट को पढ़ने का शौकीन था, वो अचानक जेल में पहुंच गया। और जेल तो कोई अच्छी जगह होती नहीं है, ऊपर से यरवदा जेल तो और भी ज्यादा बदनाम थी। तो यहाँ आकर मन्या और भी ज्यादा पथरीला दिल बन गया। जेल में उसका झगड़ा हो गया सुहास पोट्टिया भाई भाटकर नाम के एक और गैंगस्टर से। मन्या की अकल और तेज दिमाग ने उसे जेल में अपनी जगह बनाने में मदद की। वो जल्द ही जेल के अंदर की राजनीति को समझने लगा। उसके इसी रवैये और तेज दिमाग को देखते हुए उसे यरवदा जेल से रत्नागिरी जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन रत्नागिरी जेल में भी मन्या शांत नहीं बैठा। उसने वहां भूख हड़ताल कर दी। इतना कमजोर हो गया कि सबको लगा कि वो मरने वाला है और इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए 14 नवंबर 1979 को जेल से भाग निकला। पूरे 9 साल जेल में बिताने के बाद मन्या अब पहले जैसा कॉलेज वाला सीधा साधा लड़का नहीं रहा था। वो अब एक अलग ही मन्या बन चुका था, जिसके दिमाग में कुछ नए प्लान्स थे। जेल से भागने के बाद मन्या सुर्वे ने मुंबई में आकर अपना गैंग बनाना शुरू किया और यहाँ मन्या के असली क्रिमिनल समझदारी दिखी। उसने ऐसे लोगों को अपने गैंग में शामिल किया जो पढ़े लिखे थे, जिनके पास दिमाग था और जो डरते नहीं थे। शेख मुनीर, विष्णु पाटिल, उदय शेट्टी जैसे नाम उसके गैंग के खास सदस्य बने। इधर मन्या भी फिल्मों के हीरो या गुंडों की तरह बस लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं रखता था। उसकी खास बात थी उसकी प्लानिंग स्किल, जो उसने नॉवेल्स पढ़कर सीखा था।
तो ऐसा था कि मन्ना कुछ भी ऐसे ही नहीं करता था, बल्कि हर काम की पूरी प्लानिंग करता था। कोई भी काम करता उससे पहले पूरी रिसर्च रेकी करता। वो कहते हैं ना, हथियार से ज़्यादा दिमाग काम आता है, और यही मन्ना की असली पहचान थी और ताकत भी। इसके बाद उसका पहला बड़ा कांड था 5 अप्रैल 1980 को। एक एम्बेसडर कार चुराई और उससे लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी के 5700 रुपये लूट लिए। उस जमाने में ये एक बड़ी रकम थी। आपके अगर दादा हो या पुराने जमाने के कोई लोग हो तो पूछिएगा कि उस दौर में 5000 रुपये की क्या वैल्यू होती थी। फिर 15 अप्रैल 1980 को उसने शेख मुनीर के दुश्मन शेख अजीज को बुरी तरह पीटा, और तो और 30 अप्रैल 1980 को एक पुलिस वाले को भी चाकू मारा। लेकिन ऐसा नहीं था कि मन्ना सिर्फ लूटपाट तक ही लिमिटेड था। उसने नशे के धंधे में भी हाथ डाला, क्योंकि उसे पता था कि इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा है। मुंबई में मन्ना का गैंग तेजी से उभरने लगा था, ऊपर उठ रहा था, और मुंबई की पुलिस के लिए ये एक नया चैलेंज बन गया था। अब आते हैं उस मोड़ पर जहां मन्ना सुरवे की कहानी दाऊद इब्राहिम की कहानी से टकराती है। तो देखिए, उस समय मुंबई में 3 बड़े खिलाड़ी थे। डी कंपनी, जो दाऊद इब्राहिम और उसके भाई का गैंग था। पठान गैंग, जो करीम लाला का गैंग था। और अब मन्ना सुरवे का नया गैंग। अच्छा, फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि मन्ना और दाऊद की कोई पुरानी दुश्मनी थी, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। मन्ना का नाम तभी दाऊद से जुड़ा जब उसने एक ऐसा काम किया जिसने दाऊद को पूरी तरह से हिला दिया। दाऊद के बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम कास्कर का कोल्ड ब्लडेड मर्डर। असल में इस मर्डर से मन्ना का कोई लेना देना नहीं था। वो बस एक कॉन्ट्रैक्ट पर आया हुआ किलर था, जिसने मर्डर प्लान किया था एकदम फिल्मी स्टाइल में, कि दाऊद की भाई की गाड़ी आगे जा रही होगी और पीछे से हम दुल्हन की तरह सजी हुई कार में जाएंगे, उसे कोई शक नहीं होगा, और फिर मौका देखते ही मार देंगे। कुछ ऐसे ही ये जो हत्या है इसको अंजाम दिया गया। देखिए, असल में जो दुश्मनी था वो पठान गैंग और दाऊद के बीच में था, दाऊद भाइयों के बीच में। उनकी पुरानी दुश्मनी थी। उनकी गैंग वॉर काफी लंबे समय से खूंखार रूप में चल रही थी। पठान गैंग ने मन्ना सुरवे से मदद मांगी शब्बीर को खत्म करने के लिए। अब आप सोचिए, मन्ना जैसे तेज दिमाग वाले आदमी ने इस मौके को कैसे देखा होगा। उसने सोचा होगा, ये तो अच्छा मौका है मुंबई के अंडरवर्ल्ड में अपनी पहचान बनाने का। अगर मैं दाऊद के भाई को मार देता हूँ तो मेरा नाम पूरे मुंबई में गूंजेगा। फिर यही हुआ, यहीं से तैयारी शुरू हुई, और 12 फरवरी 1981 को मन्ना सुरवे अपने कुछ पठान गैंग के साथियों के साथ मिलकर प्रभा देवी पेट्रोल पंप पर पहुंचा, और उसने वहां शब्बीर इब्राहिम कास्कर को गोली मारकर खत्म कर दिया। जैसा कि मैंने बताया पहले, वैसे ही ये खबर पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड में आग की तरह फैल गई। इस पूरे घटना को भी मैंने एक कहानी में बताया, शूट आउट एट मुसाफिर खाना। आप चाहें तो उस कहानी को देख लीजिएगा। आपको ये पूरा जो वाक्य है कि दाऊद के भाई का मर्डर कैसे हुआ था और उस दिन मुसाफिर खाने में क्या हुआ था जब दाऊद के ऊपर हमला हुआ, सब समझ में आ जाएगा। आगे अभी कहानी में हम आगे चलते हैं। तो दाऊद को पता चला जब ये बात कि उसके भाई की हत्या हो गई है, तो वो आग बबूला हो गया। उसके बड़े भाई का खून हुआ था। दाऊद ने उसी दिन कसम खा ली कि शब्बीर के हर कातिल को ढूंढ कर मारेगा, और सबसे पहले मन्ना सुरवे को, जिसने प्लान की थी। शब्बीर के खून ने दाऊद को और भी ज्यादा खतरनाक और खूंखार बना दिया, और मन्ना सुरवे दाऊद की हिट लिस्ट में नंबर 1 पर आ गया। यहीं से उनकी असली दुश्मनी शुरू हुई। इधर मन्ना के बड़े कांड और दाऊद से दुश्मनी के बाद मुंबई पुलिस भी अब मन्ना के पीछे पूरी तरह से पड़ गई थी। कमिश्नर ने ऑर्डर दिया था कि मन्ना सुरवे को पकड़ो जैसे भी हो। इंस्पेक्टर इसाक बागवान, राजा टाउनबट और सीनियर इंस्पेक्टर YD वीडे जैसे तेज तर्रार अफसरों को ये जिम्मेदारी दी गई। पुलिस ने मन्ना गैंग के लोगों को पकड़ना शुरू किया। शेख मुनीर, दयानंद, परशुराम काटकर जैसे कई खास आदमी पकड़े गए, जिसके बाद मन्ना सुरवे पर और भी ज़्यादा प्रेशर बढ़ने लगा। वो छिपने लगा, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा ताकि पुलिस उसे पकड़ ना पाए। लेकिन एक दिन पुलिस को मन्ना की खबर मिली। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि खुद दाऊद इब्राहिम ने मन्ना की खबर पुलिस को दी, वो भी इस शर्त पे कि उसकी जान जानी चाहिए, क्योंकि दाऊद के लिए मन्ना को खत्म करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलता कि उसे कुछ करना भी नहीं होता और उसका दुश्मन रास्ते से हट जाता। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मन्ना को उसकी गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया था। विद्या जोशी नाम बताया जाता है, जिसने जाने अनजाने में पुलिस को उसकी जगह बता दी। या ये भी कह सकते हैं कि गर्लफ्रेंड ने ही धोखे से मन्ना को पुलिस के ट्रैप में फंसा दिया।
अब देखिए, टिप मिलने की सच्चाई चाहे जो भी हो, पर आंखों देखी सच्चाई ये थी कि पुलिस को मन्या की खबर मिल चुकी थी। और फिर वो दिन आया 11 जनवरी 1982 का, जब मन्या सुरभि वाडला के आंबेडकर कॉलेज जंक्शन पर एक टैक्सी से उतरा। कहते हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से ही मिलने आया था। दोपहर के तकरीबन 1:30 बजे थे। पुलिस की एक पूरी टीम, जिसमें 18 क्राइम ब्रांच के अफसर थे, वो पहले से ही भेष बदल कर मन्या का इंतजार कर रही थी। और तो और वो 3 अलग अलग टीम में बटे हुए थे और उसका इंतजार कर रहे थे। फिर जैसे ही मन्या टैक्सी से उतरा, लेकिन उसकी नज़र पुलिस पर पड़ गई और उसे देखा कि वो लोग उनकी तरफ आ रहे हैं। बताया था ना मैंने, मन्या बहुत तेज था। इसके बाद उसने तुरंत अपनी वेलवे एंड स्कॉट रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चला पाता, पुलिस अफसरों राजा टाम्बट और इसाक बागबान ने उस पर 5 गोलियां चलाई, जो सीधे मन्या के सीने और कंधे पर लगी। वो जख्मी होकर गिर पड़ा, जिसके बाद उसे तुरंत सायन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां से उसे डेड ऑन अराइवल डिक्लेयर कर दिया गया, यानी वहां पहुंचते ही उसकी मौत हो गई या हो चुकी थी। और कुछ इस तरह दाऊद को खूंखार बनाने वाले मनोहर अर्जुन सुरभि उर्फ मन्या सुरभि का अंत हुआ। वो जो कभी एक पढ़ा लिखा कॉलेज का स्टूडेंट था, अब मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक खतरनाक नाम बन गया था और उसका अंत हो गया। और जाते जाते अपने नाम एक और रिकॉर्ड कर गया, क्योंकि ये मुंबई का पहला ऑफिशियल पुलिस इनकाउंटर था। लेकिन मन्या के मौत से मुंबई अंडरवर्ल्ड का चेहरा बदल गया, क्योंकि उसके बाद पुलिस ने ऐसे इनकाउंटर किलिंग बहुत ज़्यादा किए, खासकर 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद। और 6 दशक में चलते आ रहे अंडरवर्ल्ड को पुलिस ने भी उनके स्टाइल में ही कंट्रोल किया, गोलियों के दम पर। बाकी यही अंडरवर्ल्ड के एक और हिटमैन मन्या की कहानी थी। आगे हिटमैन के सीरीज में आप और किसकी कहानी सुनना चाहते हैं, मुंबई या अंडरवर्ल्ड के किस साफ शूटर या हिटमैन की, आप कमेंट में उनका नाम लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले आप अंडरवर्ल्ड हिटमैन के सारे एपिसोड को देख डालिए, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। बाकी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी ऐसी कहानी लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँचे बिना किसी रुकावट के। मैं पंचम प्रकाश यूं ही अपनी कहानियों के साथ आता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।